बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री का पोर्शन। तो पीपीएससी और एफपीएससी के हवाले में हिस्ट्री का पोर्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे सब कॉन्टिनेंट की। अगर हम बात करें सब कॉन्टिनेंट की तो मोहम्मद बिन कासिम से जो है वो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा पीछे से आएंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले बनु उमैया की, तो हम बनु उमैया की अगर हम बात करते हैं तो हम देखेंगे कि बनु उमैया का जो दौरे हुकूमत है वो कब से लेके कब तक है। तो ये 661 से स्टार्ट होता है और 750 एडी तक इनका दौरे हुकूमत चलता है। तो अब अगर हम बात करें इनके हुक्मरानों की, तो बनु उमैया जो था इसमें टोटल हुक्मरान जो आए हैं वो हुक्मरान है 14। अगर हम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी इनमें शामिल करते हैं तो बनु उमैया के टोटल हुक्मरान बनते हैं 15। ठीक है, तो इन हुक्मरानों में हम डिस्कस करेंगे बनु उमैया को। तो बनु उमैया जो है इनके फाउंडर, अब हम बात करेंगे बनु उमैया के फाउंडर की। तो बनु उमैया के जो फाउंडर हैं वो थे अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अगर हम अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात करते हैं तो इनका जो है वो दौर हुकूमत जो है वो कब से लेके कब तक है ये बात करेंगे। तो इनका जो दौर हुकूमत है वो 661 से स्टार्ट होता है और 680 तक इनका दौर हुकूमत चलता है। ये है हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब हम बात करते हैं हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आगे इनका बेटा हुक्मरान बनता है यजीद। इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इसका इतना ही याद रखना है कि इसका दौरे हुकूमत जो है वो 680 से लेके 683 तक चलता है। और इसके बाद हम बात करेंगे इसके बेटे की। यजीद का जो बेटा था उसका नाम था माविया बिन यजीद, और ये सिर्फ और सिर्फ 3 माह हुकूमत करता है। कितनी हुकूमत करता है ये? सिर्फ 3 माह। और ये कहता था कि मैं उस तख्त पे नहीं बैठूंगा जहाँ पे आले रसूल जो है उसका खून लगा हो, तो उस तख्त पे मैं नहीं बैठूंगा। तो इसका दौर हुकूमत जो था वो 3 माह था। ये हुकूमत छोड़कर चला जाता है। तो इसके बाद जो है वो हुकूमत जो है वो जाती है मरवान के पास। इसको हम मरवान भी कहते हैं, इसको मरवान वन भी कहा जाता है। तो इसके अगर दौरे हुकूमत की बात करें तो इसका दौरे हुकूमत जो था वो 2 साल के लिए था। कब से कब तक? 683 से स्टार्ट होता है और 685 एडी तक चलता है। यहाँ तक हम एक दफ़ा रिपीट करते हैं। बनु उमैया की बात कर रहे हैं तो बनु उमैया में कितने हुक्मरान आते हैं? 14। इनका दौर हुकूमत 661 से 750 एडी तक इनका दौर हुकूमत चलता है। इनका फाउंडर याद कर लें, काफ़ी दफ़ा पीपीएससी के इम्तिहान में पूछा गया। इनका फाउंडर अमीर माविया, उसका बेटा यजीद 3 साल दौर हुकूमत, फिर उनका बेटा माविया बिन यजीद ये हुकूमत छोड़कर चला जाता है। इसकी दौर हुकूमत कितना है? 3 माह है। फिर जो है वो बनु उमैया की हुकूमत आती है मरवान वन के पास, जिसको मरवान वन भी कहा जाता है, और इनका टन्योर है 683 से 685 एडी तक। 685 एडी तक। अब हम जो है वो
डिस्कस करेंगे मरवान को। तो मरवान जो था, हम बात करने लगे हैं मरवान की। मरवान जो है मरवान वन जो था, इसके दो बेटे थे। एक बेटे का नाम था अब्दुल मालिक और दूसरे बेटे का नाम था अब्दुल अजीज। अब मरवान के बाद हुकूमत जाती है अब्दुल मालिक के पास, और अब्दुल मालिक जो था, इसका दौरे हुकूमत जो है वो 685 से स्टार्ट होता है और 705 AD तक चलता है। ये है मरवान के दो बेटे। मरवान के बेटे की हुकूमत आती है अब्दुल मालिक की, उसका दौरे हुकूमत यहाँ से यहाँ तक है। अब जो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो अब्दुल मालिक के जो चार बेटे हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो इसका बेटा था वो था वलीद बिन अब्दुल मालिक। वलीद बिन अब्दुल मालिक के बाद दूसरा बेटा जो था इसका वो था सुलेमान बिन अब्दुल मालिक। सुलेमान बिन अब्दुल मालिक के बाद तीसरा बेटा था इसका यजीद। इसको याद करना है, यजीद 2। चौथा इसका बेटा था हशाम बिन अब्दुल मालिक। अब इनके दौरे हुकूमत की बात कर लेते हैं ज़रा। तो वलीद बिन अब्दुल मालिक जो है, इसका दौरे हुकूमत चलता है 705 से 715 तक, ठीक है। उसके बाद सुलेमान बिन मालिक, ये 715 से लेके 717 तक। फिर यहाँ से हुकूमत जो है दोबारा मुंतकिल होती है अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज का बेटा था जिसका नाम था उमर बिन अब्दुल अजीज। क्या नाम था? उमर बिन अब्दुल अजीज। जो उमर बिन अब्दुल अजीज है, इसके बारे में याद रखना है कि इसको उम्रे सानी भी कहा जाता है। तो हुकूमत जो है वो उमर बिन अब्दुल अजीज के पास चली जाती है। इनको हम क्या कहते हैं? उम्रे सानी भी कहते हैं। और इनका दौरे हुकूमत याद रखना है 717 से लेके 720 तक। और इनकी जो शादी थी वो अब्दुल मालिक की एक बेटी थी, ठीक है। इनकी एक बेटी थी। क्या थी? इनकी एक बेटी जिसका नाम क्या था? फातिमा। उससे जो है इनकी क्या हुई थी? शादी हुई थी उमर बिन अब्दुल अजीज की। ये भी पीपीएससी में पूछा गया है। ये याद रखना है कि उनकी एक बेटी थी फातिमा, जिससे उमर बिन अब्दुल अजीज की शादी हुई थी। इनके बाद दोबारा हुकूमत जो है वो मुंतकिल होती है यजीद 2 की तरफ। तो ये 720 से स्टार्ट होती है और ये 724 AD तक चलती है। और फिर हशाम 724 AD से 743 AD तक इनकी हुकूमत चलती है। तो इनका ये याद करने के बाद ये याद करना है कि इनका लास्ट हुक्मरान कौन था। लेकिन इससे पहले थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वलीद बिन अब्दुल मालिक को। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है वलीद बिन अब्दुल मालिक। क्यों? क्योंकि इसके जो चार गवर्नर थे, वलीद बिन मालिक के गवर्नर्स की बात करते हैं।
तो इसके जो गवर्नर थे उसके बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला गवर्नर याद करें, इनका पहला गवर्नर जो था वो हज्जाज बिन यूसुफ था। हज्जाज बिन यूसुफ को जो है वलीद बिन अब्दुल मालिक ने क्या किया था, बसरा यानी कि अराक का गवर्नर तैनात किया था। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं हज्जाज बिन यूसुफ के बाद मूसा बिन नसीर। इनको जो है वो अफ्रीका का गवर्नर तैनात किया है। ठीक है, इन्होंने जंग लड़ी थी, एक वहशी कबीला था जिसका नाम क्या था, बर्बर ट्राइब, उनसे जंग लड़ी थी। तीसरे जो हैं वो है तारक बिन ज़ियाद। ये भी पीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि तारक बिन ज़ियाद जो थे इन्होंने स्पेन का फतह किया। तारक बिन ज़ियाद जो थे ये गवर्नर थे यूरोप के गवर्नर थे, इनको यूरोप का गवर्नर लगाया गया था। यहाँ से अहम सवाल है कि इन्होंने स्पेन, कौन सी चीज, स्पेन यानी कि जिसका पुराना नाम क्या था, उंदलस, उसको कब फतह किया, तो इन्होंने स्पेन जो था वो फतह किया था 711 एडी में। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन्होंने जो है वो उंदलस को फतह किया 711 में। उसके बाद इनके चौथे गवर्नर थे कुतैबा बिन मुस्लिम। कुतैबा बिन मुस्लिम को इन्होंने गवर्नर लगाया था, जिसको हम वस्ता एशिया कहते हैं या सेंट्रल एशिया भी कहा जाता है। सेंट्रल एशिया का गवर्नर लगाया गया था। उसके बाद पांचवें नंबर की हम बात करें तो पांचवें गवर्नर थे इनके मोहम्मद बिन कासिम। अगर हम मोहम्मद बिन कासिम की बात करें तो ये कहाँ के गवर्नर थे, हिंदुस्तान के। अच्छा, इनको हिंदुस्तान का गवर्नर लगाया गया था। तो यहाँ तक जो है ये वलीद बिन अब्दुल मालिक के बारे में हमने डिस्कस किया कि उनके कितने गवर्नर थे, 5। पहले हज्जाज बिन यूसुफ जिनको बसरा का गवर्नर तैनात किया गया था। बसरा कहाँ पे है, इराक में। उसके बाद मूसा बिन नसीर है, मूसा बिन नसीर जो है वो अफ्रीका के गवर्नर तैनात किए गए। फिर तारक बिन ज़ियाद यूरोप के गवर्नर थे जिन्होंने स्पेन को कब फतह किया, 711 एडी में। फिर कुतैबा बिन मुस्लिम है, उनको सेंट्रल एशिया का गवर्नर लगाया गया। फिर मोहम्मद बिन कासिम को हिंदुस्तान का। तारक बिन ज़ियाद के हवाले से यहाँ पे एक बात और याद कर लें कि इनका कबीला कौन सा था, तो इनका कौन सा ट्राइब था, इनका जो ट्राइब था वो बर्बर यानी कि बर्बर ट्राइब से तल्लक रखते थे या बिलोंग करते थे। ये भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तारक बिन ज़ियाद जो है उनको, उनका कबीला कौन सा था, तो उनका कबीला कौन सा था, बर्बर ट्राइब था। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये वलीद बिन अब्दुल मालिक के गवर्नर थे, काफ़ी फतूहात इन्होंने की। फिर इसके बाद हुकूमत आती है सुलेमान बिन अब्दुल मालिक के पास। तो ये अपने भाई से क्या था, काफ़ी ज़्यादा जेलस था। तो इसने अपने दौरे हुकूमत में इन गवर्नरों को क्या किया, कैद किया, सजाएं दी। उनको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो हज्जाज बिन यूसुफ जो थे ये 714 एडी में वफात पा गए थे, और इनके बारे में यही याद रखना है कि ये 714 ईडी में इन्होंने क्या की, वफात पाई। फिर मूसा बिन नसीर, इन्होंने 716 ईडी में वफात पाई थी, और इनको दफन जो है वो भी याद रखना है, हजाज में दफन किया गया। फिर तारक बिन ज़ियाद की बात करें तो ये 720 ईडी में फौत होते हैं, और इनको दफन जो है वो कहाँ में किया गया था, वो दमिश्क, याद कर ले, इनको कहाँ दफन किया गया, दमिश्क में जो है वो दफन किया गया।
उसके बाद है कुतैबा बिन मुस्लिम, ये सेंट्रल एशिया के गवर्नर थे और ये 715 एडी में जो है वो फौत होते हैं। और इनको जो है वो दफन जो है वो कहाँ पे किया गया, फरगाना। फरगाना के बारे में आगे जाके भी हम डिस्कस करेंगे कि फरगाना स्टेट जो है ये सेंट्रल एशिया में आती है। और इसके अलावा इसमें क्वेश्चन बनता है ज़हीरुद्दीन बाबर के हवाले से। जब हम आगे जाएंगे तो इसको डिस्कस करेंगे कि फरगाना जो है सेंट्रल एशिया में ज़हीरुद्दीन बाबर का जिक्र आएगा, तब भी हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम की बात करें तो ये वफात पाते हैं 715 एडी में। और इनको जो है वो दफन कहाँ पे किया जाता है, शाम। इनको कहाँ पे दफन किया गया, शाम में। तो इनको कहाँ पे दफन किया जाता है, शाम में दफन किया जाता है। तो यहाँ तक एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले वलीद बिन अब्दुल मालिक 705 से 715 तक, उनके कितने गवर्नर थे, 4 हजाज बिन यूसुफ, मूसा बिन नसीर, तारिक बिन ज़ियाद, कुतैबा बिन मुस्लिम और मोहम्मद बिन कासिम। उनके जो है वो मैंने यहाँ पे वफात का भी जिक्र कर दिया है। तो ये सुलेमान बिन अब्दुल मालिक, ये काफ़ी ज़्यादा जेलस था अपने भाई से, तो इसने जो है इनको काफ़ी ज़्यादा सजाएं भी दी। तो उसके बाद जो है बस इसका इतना ही याद रखना है कि यजीद जो था उसका टन्योर क्या था, और शाम जो था उसने दौर हुकूमत कितना रखा। उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। तो जो उमैया सल्तनत थी उसका आखिरी हुक्मरान यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिसका नाम क्या था, मरवान। ये मरवान है, इसको आपने मरवान टू याद रखना है। और इसका दौरे हुकूमत की अगर बात करें तो इसका दौरे हुकूमत जो है वो 744 से लेके 750 एडी तक है। ये है मरवान टू, ये आखिरी हुक्मरान भी है, लास्ट जो है इनका हुक्मरान था, ये याद रखना है, मरवान टू 740 से 750। 750 में यहाँ पे एक बैटल होती है जिसको हम बैटल ऑफ ज़ाब भी कहते हैं। ये बैटल हुई कहाँ पे, दरियाए ज़ाब के किनारे पर। ये जंग किन किन के दरमियान हुई उनको जिक्र करते हैं, तो मरवान, ये जंग जो थी वो मरवान टू, और यहाँ पे फिर दौरे हुकूमत शुरू हो जाता है अब्बासी। तो ये मरवान टू और ये जंग शुरू हुई अबू उल अब्बास अल सुफा, अबू उल अब्बास सुफा के दरमियान हुई। इसमें अबू उल अब्बास सुफा जो है वो जंग जीत जाता है और मरवान जो है वो जंग हार जाता है। तो यहाँ पे जो है वो अब्बासी दौरे हुकूमत शुरू हो जाता है, तो जिसका जिक्र अब हम करेंगे, अब्बासी दौरे हुकूमत। तो अब्बासी दौरे हुकूमत जो है वो कहाँ, कब से कब तक चलता है, तो ये आपने याद रखना है, 750 से ये स्टार्ट होता है और 1258 एडी तक जो है वो अब्बासी दौरे हुकूमत चलता है। तो अब्बासी दौरे हुकूमत के अगर हम फाउंडर की बात करें तो इसका जो फाउंडर है अभी हमने डिस्कस किया, उसका नाम क्या है, अबुल अब्बास सुफा। ठीक है, इसको अबू अल अब्बास अब्दुल्ला सफ़ा भी कहा जाता है। ये फाउंडर था किसका, अब्बासी दौरे हुकूमत का, इसको फाउंडर कहा जाता है। तो इसमें यहाँ पे एक बात और याद कर ले कि जो बनु अमैया थे, बनु अमैया, इनका जो दारुल हुकूमत था वो दिमिश्क, ये याद रखना है। और जो बनु अब्बास थे या
बनु अब्बासी, इनका जो है वो दारुल हुकूमत वो कौन सा था? बगदाद। ठीक है, तो इनका फाउंडर कौन सा था? अबुल अब्बास सुफा। इसके बारे में कहा जाता है ये बेरहम था। ठीक है, कहा नहीं जाता ये बेरहम बादशाह था। ठीक है, तो इसने क्या किया, जितने भी बनु उमैया के हुक्मरान गुजरे थे उनकी कब्रों को क्या किया, खुदवा दिया, उनकी लाशों को बाहर निकाल के रख दिया, जला दिया। ठीक है, उसके बाद जो था सवाए, याद रखना है ये सवाए उमर बिन अब्दुल अजीज के बाकी जितने भी हुक्मरान थे उनकी लाशों को इसने कब्रों से निकलवा दिया था। ठीक है, तो इसके बाद जो है अगला याद करने वाला है, अगला इनका जो बादशाह था उसका नाम था अबू जाफर अल मंसूर। ये क्यों अहम है? क्योंकि इसने जो है वो बगदाद शहर की जो है वो बुनियाद रखी थी। किसकी बुनियाद रखी? बगदाद की। कब रखी? ये याद करने वाला क्वेश्चन है। तो 762 एडी में जो है इसने बगदाद शहर की बुनियाद रखी थी। किसने रखी थी? अबुल जाफर अल मंसूर जो था इसने बुनियाद रखी किसकी? बगदाद की। कब रखी? 762 में रखी। इसके बाद फिर इनके काफ़ी ज़्यादा हुक्मरान आते गए, जिसमें जो है वो मेहदी था, हारून रशीद था, मामून रशीद था। उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो हम डिस्कस करेंगे इनके आखिरी जो हुक्मरान है जिसका नाम क्या था? मुस्तसम बिल्ला। मुस्तसम बिल्ला। ये मुस्तसम बिल्ला था, ठीक है, ये इनका आखिरी जो है वो बनु अब्बास का आखिरी हुक्मरान था। तो इसके साथ जो है वो जंग लड़ी गई। किसने जंग लड़ी इसके साथ? हलाकू खान ने। हलाकू खान ने कब लड़ी? 1258 में। और हलाकू खान जो था उसने क्या किया, ये जो बगदाद शहर है उसको क्या कर दिया? सौंप कर दिया, यानी कि बगदाद जो था उसको तबाह बर्बाद कर दिया। बगदाद को क्या किया? तबाह तबाह बर्बाद कर दिया। उसने बगदाद को क्या किया? तबाह बर्बाद कर दिया या सौंप कर दिया। तो ये जो है याद रखना है बनु अब्बास के बारे में। और बनु अब्बास जो था वो उनका याद रखना है कि टोटल हुक्मरान इनके कितने थे। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि बनु उमैया के टोटल हुक्मरान 14 थे। इनके टोटल हुक्मरान के बारे में याद रखना है कि इनके टोटल हुक्मरान जो है वो 21 है। ठीक है, ये भी बीपीएससी में सवाल पूछा गया है कि बनु अब्बास के टोटल हुक्मरान कितने थे, तो वो 21 यानी कि 21 थे। तो यहाँ तक जो है वो हमारा था बनु अब्बास और बनु उमैया के बारे में। अब जो है वो हम शुरू करने लगे हैं सब कॉन्टिनेंट के हवाले से मोहम्मद बिन कासम का जिक्र करते हैं। तो मोहम्मद बिन कासम जो था पहला मुस्लिम लीडर है जो सब कॉन्टिनेंट में आया। उसकी हम वजह देखते हैं कि क्यों आया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोहम्मद बिन कासम की। मोहम्मद बिन कासम। मोहम्मद बिन कासम का याद रखना है कि ये पैदा कब हुआ। तो ये 695 को क्या हुआ? पैदा हुआ। और 715 एडी को ये फौत होता है। ये इसका जो है उम्र है, ये याद रखनी है 695 से 715 तक। तो मोहम्मद बिन कासम जो है वो हम देखते हैं इसके पहले इसके बारे में कि इसको जो है वो कौन से कबीले से तल्लक रखता था। तो मोहम्मद बिन कासम का जो कबीला
था वो क्या था, सकफी कबीला था। ये सकफी कबीला रहता कहाँ पे था, ये ताइफ, वादिये ताइफ, वादिये ताइफ में जो है वो रहता था कौन, सकफी कबीला। अब हम इसकी बात करेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम का टाइटल क्या है। तो मोहम्मद बिन कासिम का जो टाइटल है वो है अमादुद्दीन। अमादुद्दीन किसका टाइटल है, मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो हज्जाज बिन यूसुफ, हज्जाज बिन यूसुफ उसका भतीजा था। हज्जाज बिन यूसुफ का क्या था, भतीजा था। और हज्जाज बिन यूसुफ का दामाद भी था। और याद रखना है हज्जाज बिन यूसुफ की जो बेटी है उसका नाम याद रखना है। तो उसका नाम था, इसकी बेटी का नाम था ज़ैनब, जिससे मोहम्मद बिन कासिम की जो है वो शादी हुई थी। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में ये याद रखें कि ये 695 में पैदा होता है, 715 तक। कबीला इसका कौन सा था, सकफी कबीला था। टाइटल कौन सा है इसका, अमादुद्दीन। हज्जाज बिन यूसुफ का क्या है, भतीजा है, दामाद भी है। उनकी बेटी का नाम याद रखें ज़ैनब, जिससे मोहम्मद बिन कासिम की क्या होती है, शादी होती है। अब हम देखेंगे कि इसका बड़े सगीर आने का मकसद या सब कॉन्टिनेंट आने की वजह क्या थी। तो यहाँ पे हम वजह देखते हैं कि कौन सी वजह से ये आया था। तो मकरान बलूचिस्तान में वाक़ है। तो ये कब फतह किया गया था, ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में इसको फतह किया गया था। तो कब फतह किया, ये 642 एडी में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मकरान को फतह किया था। तो उसके बाद जो है वजह जो हम बयान करने लगे हैं, इसकी वजह ये थी कि मकरान का जो गवर्नर था जिसका नाम था सईद बिन असलम, उसको कत्ल किया जाता है। कब कत्ल किया जाता है, 703 में उसको कत्ल किया जाता है। एक तो वजह ये थी हमले की। दूसरी वजह ये है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे है श्रीलंका, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये है अफगानिस्तान, ये है पाकिस्तान, और ये यहाँ पे हम बना लें तो ये हिंदुस्तान। यहाँ पे एक मकाम है जिस मकाम का नाम क्या है, दीपल। क्या मकाम का नाम है, दीपल। और यहाँ पे जो है वो शाम कह ले, राक रान। तो यहाँ से श्रीलंका का एक बादशाह था जो हज्जाज बिन यूसुफ को समुद्री रास्ते से गिफ्ट भेज रहा था। तो यहाँ पे जब काफिला पहुंचा तो इसके काफिलों को क्या कर लिया गया, लूट लिया गया। जिसमें एक नहीद नहीद नाम की क्या थी, लौंडी थी, उसको भी कैद कर लिया गया। तो उसने खत लिखा था हज्जाज बिन यूसुफ को कि यहाँ पे इस तरह हमारे साथ सलूक किया गया है। तो फिर जो है मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया कि जाओ हमला करो, कहाँ पे, सब कॉन्टिनेंट में बड़े सगीर में। ये दूसरी वजह थी। दो वजह थी, कौन कौन सी, एक तो वजह थी सईद बिन असलम को कत्ल किया गया। कब किया गया, 703 में। और दूसरी वजह ये थी कि श्रीलंका से जहाज जा रहा था किस तरफ, शाम की तरफ। तो वहाँ पे जो है वो
रस्ते में दीपल के मुकाम पे इसको लूट लिया गया। तो नहीद नाम की लौंडी जो थी उसने खत लिखा था हज्जाज बिन यूसुफ को कि हमारे साथ ये सलूक किया गया है। तो तब जो है मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया कि जाओ हमला करो। तो अब हम जो है वो हमला डिस्कस करते हैं। तो इसके हमले की बात करें तो इसके साथ टोटल जो थे आर्मी या फौज वो कितनी थी ये याद रखनी है। तो 6000 इसके पास फौज थी। तो 6000 ये याद रखें कि इसके पास शामी थे फौजी, और 6000 जो थे इसके पास अराकी फौज थी। तो टोटल 12000 की फौज लेके ये कहाँ पहुंचता है? मकरान। कहाँ पे आता है? मकरान में आता है। मकरान का उस वक्त गवर्नर कौन था वो याद रखना है, हारून उसका गवर्नर था। तो ये सबसे पहले कहाँ पे पहुंचता है? मकरान। किसके पास? हारून के पास। फिर जो है ये हमला करता है कहाँ पे? दीपल के मुकाम पे। तो इसने टोटल 7 जगहों पर हमला किया है। वो 7 जगहों के नाम याद रखने हैं आपने। सबसे पहले ये हमला कहाँ पे करता है? दीपल के मुकाम पर। दूसरा जो है ये हमला करता है नेरोन, नेरोन के मुकाम पर। तीसरा जो है ये आता है सहमन, ये भी सिंध में है, सहमद शरीफ। तो चौथा जो है ये हमला करता है कहाँ पे? राजा दाहर का किला, राजा दाहर का किला। उसके बाद ये हमला करता है ब्रह्मनबाद पे, ब्रह्मन आबाद पे। छठा जो है ये अरोठ के मकाम पर। सातवां याद रखना है, आखिरी जो है मुल्तान पे, मुल्तान पे। और यही वो मकाम है अरोठ, ये वो मकाम है जहां पे राजा दाहर को कत्ल करता है, राजा दाहर को कत्ल करता है। ठीक है, ये याद रखना है, ये पीपीएससी के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट है कि ये अरोड़ के मकाम पर राजा दाहर को क्या करता है? कत्ल करते हैं। और आखिरी मकाम कौन सा है? मुल्तान। उस मकाम का याद रखना है, दरियाए चिनाब के किनारे कासम बेला, कासम बेला के मुकाम पर ये आखिरी हमला होता है और इसके बाद इसको वापस बुला लिया जाता है। वो मैंने आपको बता दिया है, कौन बुलाता है? सुलेमान बिन अब्दुल मालिक, और इसको सजा दी जाती है फिर। तो जब इसने हमला किया था दीपल पर, तब याद रखना है इसकी उम्र कितनी थी? 17 साल थी। इसकी उम्र तब कितनी? 17 साल थी जब इसने दीपल पर हमला किया। कितनी फौज लेके आया था? 12000। इन 7 जगहों के नाम याद रखने हैं कि इन पे इसने जो है हमला किया था, और ये याद रखना है कौन से मकाम पर राजा दाहर को इसने कत्ल किया था। तो इसने राजा दाहर को कत्ल किया था अरोड़ के मकाम पर। अब थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं राजा दाहर के हवाले से। तो राजा दाहर जो है उसके बारे में ये याद रखना है कि राजा दाहर के बाप का क्या नाम था? राजा दाहर, इसका जो बाप था उसका नाम था जज। क्या नाम था? जज। जिसके नाम पे अब पाकिस्तान का शहर भी है, चीचा वतनी। फिर राजा दाहर के बारे में दूसरा याद रखना है कि इसके वजीर का क्या नाम था?
اس کے وزیر کا نام تھا سیاکر۔ پھر یاد رکھنا ہے کہ اس کی بیوی کا نام کیا تھا، لاڈی بھائی، لاڈی بھائی جو ہے اس کی بیوی تھی۔ پھر اس کے بیٹے کا نام یاد رکھنا ہے جے سینا، جے سینا۔ پھر یاد رکھنا ہے اس کی بیٹیوں کے بارے میں، تو اس کی 2 بیٹیاں تھیں جن کے نام جو ہے، ایک کا نام تھا سورج دیوی اور دوسری کا نام تھا پریمال، پریمال۔ یہ یاد رکھنا ہے راجہ داہر کے بارے میں۔ دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، راجہ داہر جو تھا اس کے باپ کا نام کیا تھا، چچ، اس کے وزیر کا کیا نام تھا، سیاکر، بیوی کا نام کیا ہے، لاڈی بائی، بیٹے کا نام کیا ہے، جے سینا، بیٹی سورج دیوی اور پریمال۔ سورج دیوی کو کہا جاتا ہے کہ سوریا بھی اس کا نام تھا۔ تو یہ بھی یاد رکھنا ہے، کہا جاتا ہے کہ بیٹا جو تھا اس کا کیا ہو گیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا۔ تو یہ جو تھا راجہ داہر کے بارے میں تھوڑا سا یاد رکھنا ہے۔ تو پھر محمد بن قاسم کو جو ہے وہ ہم کارنامہ دیکھ لیتے ہیں کہ محمد بن قاسم کے کیا کارنامے تھے۔ تو پہلا کارنامہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ ایک کتاب لکھوائی تھی سندھ کی تاریخ پر، سندھ کی تاریخ پر جو ہے ایک کتاب لکھوائی تھی جس کا کیا نام تھا، چچ نامہ، چچ نامہ۔ کتاب کا نام کیا رکھا گیا، چچ نامہ رکھا گیا۔ کس کے نام پہ رکھا گیا، راجہ داہر کے باپ کا نام کیا تھا، چچ۔ تو سندھ کی تاریخ پر کتاب لکھوائی گئی جس کا نام کیا رکھا گیا، چچ نامہ۔ یہ جو کتاب تھی یہ سب سے پہلے کس زبان میں لکھی گئی، تو یہ عربی زبان۔ کون سی زبان میں لکھی گئی، عربی زبان۔ عربی زبان سے اس کا ترجمہ کیا گیا فارسی زبان میں۔ فارسی زبان سے اس کا ترجمہ کس میں کیا گیا، اس کا ترجمہ جو ہے وہ سندھی زبان میں کیا گیا، سندھی زبان۔ یہ سوال امپورٹنٹ ہے کہ سندھی زبان میں جس نے ترجمہ کیا تھا اس کا نام یاد رکھیں، قاضی اسماعیل۔ قاضی اسماعیل جو ہے اس نے اس کا سندھی زبان میں ترجمہ کروایا تھا۔ تو دوبارہ اس کا کارنامہ سن لیں، سندھ کی تاریخ پر کتاب لکھوائی جس کا نام کیا رکھا گیا، چچ نامہ، عربی میں لکھوائی گئی۔ پھر اس کا ترجمہ جو ہے وہ فارسی زبان میں کیا گیا، سندھی زبان میں کیا گیا۔ سندھی زبان میں کس نے ترجمہ کیا، قاضی اسماعیل نے۔ اب دوسرا جو ہے اس کا کارنامہ تھے، اس نے ایک مسجد بنوائی تھی جس کا نام کیا تھا، مسجد ٹھٹھا۔ ٹھٹھا کے مقام پہ اس نے ایک مسجد بنائی جسے مسجد ٹھٹھا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 2 کارنامے آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ تو محمد بن قاسم کو ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں، 695 سے 715 AD تک یہ حجاج بن یوسف کا کیا تھا، داماد تھا۔ اس کا جو ہے اس کی نے اپنی بیٹی دی تھی جس کا نام زینب ہم نے جو ہے وہ پڑھا۔ پھر اس نے 7 مقامات پر حملہ کیا۔ پھر راجہ داہر کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس کے کارناموں کے بارے میں، چچ نامے کے بارے میں کافی دفعہ سوال پوچھا گیا ہے کہ سندھی زبان میں کس نے ترجمہ کیا گیا، تو قاضی اسماعیل نے، اور دوسرا اس نے ایک مسجد بنوائی تھی جسے مسجد ٹھٹھا بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ انشاءاللہ اگلا لیکچر جو ہے وہ کل ہوگا۔